जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस अंक में हम बात करने वाले हैं आज जो महामारी फैली हुई है, जो कोरोना फैला हुआ है, उसके बारे में। और उस महामारी के इलाज में योग प्राणायाम किस प्रकार से कैसे भूमिका निभा सकता है, और इस महामारी के ट्रीटमेंट में हम किस प्रकार से हमारे भारत की प्राचीन परंपरा को कैसे हम आयुर्वेद को प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो इस महामारी से बचने के लिए पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने के लिए लगी हुई है। इजराइल की, फ्रांस की, जर्मनी की, यूके की, यूएसए की जो मिलिट्री लैब हैं, जिनका काम मुख्य रूप से मिलिट्री हथियार डेवलप करना रहता है, जैविक युद्ध से बचना रहता है, वो मिलिट्री की बायो लैब भी इस महामारी से बचने के लिए, इस कोरोना से बचने के लिए, इस नोबल कोविड कोरोना 19 से बचने के लिए उपचार खोज रही हैं। आज हम देखते हैं कोरोना वायरस को WHO में रिपोर्ट किए हुए ये माना जाता है कि 31 मार्च के आसपास इसको रिपोर्ट किया गया, तो लगभग 6 महीने से अधिक हो चुके हैं। पहला केस कोरोना वायरस का चाइना में नवंबर महीने में आया था। ये नवंबर महीने के बाद आज अक्टूबर हो चुका है, लगभग 11 महीने इस दुनिया में कोरोना वायरस को आए हुए हो चुके हैं। लेकिन इन 11 महीनों में भी मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास ऐसा कोई प्रभावी उपचार नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति, ऐसी पैथी खोज ली हो कि उसको तुरंत प्रयोग करें और तुरंत समाधान निकल जाए। इस कोरोना वायरस के बारे में जब चीन में यह सबसे पहले कोरोना वायरस आया, तो चीन ने, देखिए, डेथ रेट अगर हम पूरी दुनिया के दूसरे देशों से चाइना का कंपेयर करते हैं तो चीन का डेथ रेट बहुत कम है। इस वायरस को बहुत से लोग तो चाइनीज वायरस कहते हैं, वुहान वायरस कहते हैं, कुंगफू वायरस कहते हैं, इसके बारे में उसको कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इसके इलाज की और भारत की कैसी स्थिति है, भारत में कौन सा इलाज इसके लिए प्रभावी है और पतंजलि ने इसके इलाज के लिए क्या बड़ा काम किया है। मैं सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एक खबर दिखा रहा हूं। यह खबर क्या कहती है? यह खबर मध्य प्रदेश की खबर है। इस खबर में ये बताया गया है कि 3 केस लिए गए हैं। 3 केस में से 2 केस तो ऐसे हैं जो पुलिस अधिकारियों के हैं, जो फिट माने जाते हैं। वो पुलिस अधिकारी जिनको पहले कोरोना पॉजिटिव आए, उसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो पूर्वी क्षेत्र के हैं, जो पहले कोरोना पॉजिटिव आए, उसके बाद वो नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव होने के बाद भी उनके शरीर के अंदर से चुस्ती फुर्ती खत्म हो गई, उनके शरीर से काम करने की ताकत खत्म हो गई, एनर्जी का लेवल कम हो गया, और उनको अपना सामान्य थाने का कामकाज छोड़कर, ऑफिस का कामकाज छोड़कर उनको पुलिस लाइन में अपनी ड्यूटी लगवानी पड़ी। दूसरा केस है विजयनगर क्षेत्र के, जिसमें आबकारी विभाग में एक ऑफिसर, एक कर्मचारी काम करते थे। 1 महीने पहले उनको कोरोना हुआ। बीमारी का उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है वो उन्होंने करवाया। कोरोना तो नेगेटिव आ गया, लेकिन कोरोना नेगेटिव आने के बाद भी उसकी दवाइयों ने उनके शरीर के ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला, और अब उनको दोबारा से एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती होकर दोबारा से अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है। तीसरा केस इसमें दिया गया है कि पश्चिमी क्षेत्र के एक पुलिस अधिकारी को इसी तरह कोरोना हुआ, कोरोना का इलाज करवा लिया, लेकिन कोरोना का इलाज होने के बाद, कोरोना नेगेटिव आने के बाद बार बार दम फूलता है, बार बार कमजोरी आ रही है, कमजोरी पीछा नहीं छोड़ पा रही, तो उस पुलिस अधिकारी के लिए भी फील्ड में काम करना मुश्किल हो गया है। तो ये कमजोरी फील होना, एनर्जी का लेवल लो रहना, ये सब रूटीन में एलोपैथी के ट्रीटमेंट के बाद, कोरोना के बाद, ये सब सारे लोग महसूस कर रहे हैं। अब मैं दूसरी आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं। ये राजस्थान की स्लाइड है। राजस्थान के एक विधायक हैं कैलाश त्रिवेदी जी। उनकी मंगलवार को मौत हो गई, और उनकी मौत से एक बड़ी चर्चा चली। वो चर्चा क्या चली कि इनको, जो कैलाश त्रिवेदी जी जो विधायक हैं, इनको कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये 15 सितंबर को कोरोना से नेगेटिव हो गए, और कोरोना से नेगेटिव होने के बाद इनको SMS में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से जो लंग में इंफेक्शन हुआ था, उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो गया, तबीयत बिगड़ती चली गई। नेगेटिव होने के बाद भी तबीयत बिगड़ती चली गई, और 2 अक्टूबर को उनको मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहां भी तबीयत खराब होती चली गई, और तबीयत खराब होने के कारण 2 अक्टूबर को, 15 सितंबर को नेगेटिव हो चुके हैं कोरोना से, लेकिन कोरोना से नेगेटिव होने के बाद भी 2 अक्टूबर को उनकी सांसें थम जाती हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है, उनको अपनी जान देनी पड़ती है। फिर 4 और केस लिए हैं, और डॉक्टर तोलानी जो जयपुर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर तोलानी 16 जून को पॉजिटिव हुए थे, 30 जून को नेगेटिव हो गए, और उसके बाद उनके लंग में इन्फेक्शन हो गया। लंग्स में इन्फेक्शन के बाद वो इन्फेक्शन किडनी में चला गया,
और उसके बाद उनका मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो गया। डॉक्टर तोलानी को कोई बीमारी पहले से नहीं थी, 22 जून को फिर उनको एडमिट किया गया, लेकिन एडमिट करने के बाद 30 जून को वो नेगेटिव आ गए थे। नेगेटिव आने के बाद 22 दिन बाद 22 जुलाई को उनकी डेथ हो गई। इसी तरीके से एसएमएस सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के, जो बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ऑर्थो विभाग के डॉक्टर पवन गोयल जुलाई में कोरोना पॉजिटिव हुए। RUHS में इनको भर्ती करवाया गया, वहां से EHCC चले गए और वहां कोविड ICU में नेगेटिव हो गए। लेकिन नेगेटिव होने के बाद 5 सितंबर को अचानक उनकी मौत हो गई, उनका भी मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो गया। उसके बाद विधायक कैलाश त्रिवेदी जी की हमने बात की है, कोरोना पॉजिटिव हुए, नेगेटिव होने के बाद फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद एक व्यवसायी राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले एक ऑयल के बिजनेसमैन मदन मोहन गर्ग 10 जुलाई को पॉजिटिव आए, 5 अगस्त को 25 दिन बाद नेगेटिव हो गए और नेगेटिव होने के बाद भी उनकी तबीयत बिगड़ी और 13 अगस्त को उनकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब क्या है? ये सब एलोपैथी के एग्जाम्पल हैं। इन सारे मरीजों ने एलोपैथी के बड़े हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया है और एलोपैथी में जो बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन है, जो महंगे से महंगा इंजेक्शन है, जो आज पूरी दुनिया में WHO से रिकमेंडेड दवा है, वो इनको दी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अभी कोरोना के वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एक्चुअल फैक्ट हमें नहीं पता कि वो वायरस के सिम्टम क्या है। किसी में बुखार आता है, किसी में बुखार नहीं आता, किसी में गला खराब होता है, किसी में गला खराब नहीं होता, किसी में शरीर टूटता है, किसी में शरीर नहीं टूटता, किसी व्यक्ति का टेस्ट गायब होता है, किसी का नहीं होता, किसी व्यक्ति के सूंघने की शक्ति चली जाती है, किसी व्यक्ति की नहीं जाती। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर जो सिम्टम है वो अलग अलग हैं। वायरस के अलग अलग स्ट्रैंड है, अलग अलग उसका इफेक्ट होता है, लोगों की इम्यूनिटी का लेवल अलग अलग है। तो अभी वैज्ञानिक इस वायरस को ठीक से समझ नहीं पाए, इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को, और दवाएं हिट एंड ट्रायल करके दवाई दी जा रही हैं। कुछ दवाएं तो ऐसी जो 10 साल पहले इबोला के लिए बनाई गई थी, वो इबोला वाली दवाई अब कोरोना के वायरस में प्रयोग की जा रही है कि शायद ये काम कर जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मेडिकल साइंस, हमारे कोरोना वॉरियर्स जितने डॉक्टर हैं, जो रिसर्च में लगे हुए साइंटिस्ट हैं, उन सबका बहुत हम सम्मान करते हैं और पूरे सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ, उनके योगदान को याद रखते हुए हमें ये लगता है एक आम आदमी को, एक आम व्यक्ति को, एक आम नागरिक को, कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। एक तरीके से अंधेरे में तीर चलाने जैसी स्थिति हो रही है। और इस वायरस के बारे में जो एक्सपर्ट का पैनल है एसएमएस का, वो क्या कहता है? वो कहते हैं कि जो वायरस जब लंबे समय तक बॉडी में रहकर हमारे जो ऑर्गन हैं उनको अफेक्टेड कर देता है, और जो कोरोना तो नेगेटिव आ गया, लेकिन वायरस बॉडी के अंदर रह जाता है और कम इम्यूनिटी वाले ऑर्गन के ऊपर तेजी से वो अपना बैड इफेक्ट डालता है। दूसरी बीमारियां हैं तो कोरोना वायरस की वजह से वो बीमारियां और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और कुछ लोगों में यह सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, और ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है ये और ज्यादा खतरनाक है। ये एक्सपर्ट आज कह रहे हैं। सदियों से ही भारत में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गिलोय का प्रयोग होता है, शिलाजीत का प्रयोग होता है, हल्दी का प्रयोग होता है, अदरक का प्रयोग होता है, लहसुन का प्रयोग होता है। ये सब नेचुरल स्टेरॉइड हैं। अश्वगंधा के अंदर नेचुरल स्टेरॉइड हैं, तुलसी के अंदर नेचुरल स्टेरॉइड हैं। तो इनके अंदर जो नेचुरल फाइटोकेमिकल्स हैं, एल्कोलाइड्स हैं, स्टेरॉइड हैं, ये सब नेचुरली हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई कि हम रोजमर्रा के भोजन में हम इनको ग्रहण करते रहें, ताकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी का लेवल ठीक ठाक रहे। इन सारे कामों के लिए आयुर्वेद हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में हिस्सा था। और हम जब कंपेयर करते हैं चीन से, तो चीन में जितने लोगों की डेथ हुई, उससे कई गुना ज्यादा डेथ दूसरे देशों में हो चुकी है। चीन ने लगभग अपने यहाँ वायरस को कंट्रोल कर लिया है, वायरस को एक तरीके से हम यूं कहें कि वायरस के फैलाव को रोक दिया है। उनके यहाँ नए केसेस नहीं आ रहे। चीन से यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लाइव करते हैं, उनको हम देखते हैं कि वो बिना मास्क पहने वहां पर बाजार में घूम रहे हैं। उनके यहाँ सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, उनके यहाँ सारी फैक्ट्रीज चली रही हैं। चीन एक तरीके से अपनी ट्रैक के ऊपर आ चुका है। तो चीन ने अपने आप को वायरस से कैसे बचाया, इसके ऊपर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि चीन ने जो अपने आप को वायरस से बचाया है, उसमें एक बड़ा हिस्सा चीन ने अपनी चाइनीज ट्रेडिशनल पैथी का प्रयोग किया है। उसने अपने चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम को छोड़ा नहीं है। उनके यहाँ जो
4 साल 5 साल की पढ़ाई करके जो डॉक्टर बनता है, उस डॉक्टर में एक मेजर पोर्शन ये होता है जिसमें वो चाइनीज सिस्टम को फॉलो करता है, चाइनीज सिस्टम को मानता है। और चाइना के अंदर आज भी लोग पहले अपने चाइनीज सिस्टम को, चाइनीज मेडिसिन को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद वो आधुनिक मेडिसिन के सिस्टम में जाते हैं। अब हम भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत के अंदर अगर एलोपैथी के लिए हेल्थ का यदि 100 रुपए का बजट बनता है तो 100 रुपए में से 98 रुपए एलोपैथी के लिए चले जाते हैं। जो बाकी के 2 रुपए बचे, उन 2 रुपए में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और योग, ये आयुष डिपार्टमेंट के अंदर जितनी अल्टरनेटिव मेडिसिनल सिस्टम है, उन सब के अंदर वो 2 रुपए बटते हैं। तो अब जब 2 रुपए देश में, किसी देश में 100 में से 2% खर्च किया जाएगा, और देखिए दूसरे देशों से हम कंपेयर करते हैं तो स्वास्थ्य के ऊपर जो हमारा खर्च है उसको यदि हम दूसरे देशों से कंपेयर करें तो वो खर्च पहले ही कम है, और उसमें आयुर्वेद के नाम पर तो नाम मात्र का मिलता है। दूसरा, आयुर्वेद के ऊपर आजादी के इन 70 सालों में कोई शोध होने के लिए कोई नए प्रयास नहीं किए गए, नया प्रोत्साहन नहीं दिया गया। आयुर्वेद के अंदर अच्छे विद्यार्थियों का चयन से लेकर, अच्छे कॉलेज से लेकर, अच्छी रिसर्च लैब से लेकर कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। क्योंकि अपने देश के अंदर देखिए, जहां दूसरे देशों में अपनी परंपराओं से प्रेम किया जाता है, अपनी परंपराओं को माना जाता है, अपना भारत एक ऐसा देश है, इस भारत में अगर कोई आयुर्वेद की बात करता है, कोई योग की बात करता है, कोई ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करता है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज की जाती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। पतंजलि ने जुलाई के महीने में ये कोरोनिल बनाई, और ये कोरोनिल कोई हिट एंड ट्रायल करके नहीं बनाई कि 2000 साल पहले का कोई फार्मूला है, उस फार्मूलों को वैसे ही कर दिया। कोरोना में जो सिम्टम होते हैं उनका सेल लाइन ट्रायल किया गया, एनिमल ट्रायल किया गया, और उसके बाद उसका रोगियों के ऊपर ट्रायल किया गया। और जब तीनों ट्रायल में ये दवा प्रभावी पाई गई, इसके रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए, और इस कोरोनिल को जब रोगियों को दिया गया तो उनको इससे पूरा लाभ महसूस हुआ। और ये खबर है कोरोना के मरीजों की, देखिए जैसे एलोपैथी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्विज्ञान है, ऐसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है एम्स के नाम से दिल्ली के अंदर। उस एम्स में 275 से अधिक मरीज आए गए, और उन 275 से अधिक मरीजों का उपचार आयुर्वेद और योग से किया गया। और उन 275 मरीजों में इस आयुर्वेद के एम्स में किसी एक व्यक्ति की भी डेथ नहीं हुई। आप में से कोई व्यक्ति तर्क करते हुए ये कह सकता है कि ये आयुर्वेद का हॉस्पिटल था, इसमें जो गंभीर पेशेंट हैं वो नहीं भेजे गए। ठीक है, गंभीर पेशेंट नहीं भेजे गए, लेकिन जो कम गंभीर पेशेंट भी आए उनको आयुर्वेद और योग से ट्रीटमेंट दिया गया, तो वो ठीक हुए ना, 275 के 275। अब कम गंभीर तो इसलिए जाएंगे, आयुर्वेद के हॉस्पिटल के अंदर हमने MRI से लेकर, CT स्कैन से लेकर, वेंटिलेटर से लेकर, जो आधुनिक मॉडर्न मेडिकल साइंस के डायग्नोज के जो टूल हैं, जो आधुनिक मशीनरी है, जो उपकरण है, इक्विपमेंट है, उनको हमने प्रोवाइड नहीं करवाया। उसको कभी उस नजर से देखा ही नहीं कि इसमें कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई लाभ मिल सकता है। तो ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है हर भारतीय के लिए कि दिल्ली के एम्स में 275 मरीज आए, लेकिन 275 मरीजों का उपचार आयुर्वेद से और योग से किया गया, और इसमें से एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई। अब अगली खबर के ऊपर चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अभी थोड़े दिन पहले ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये जारी किया कि आयुर्वेद की पद्धति से भी हम कोरोना का उपचार कर सकते हैं। और देखिए, जब कोरोना फैलना शुरू हुआ, मैं बात करता हूं अप्रैल की, मार्च की, तो उस समय जो दूसरे देशों के लोग हैं, उन दूसरे देशों के लोगों ने यह सोचा था कि भारत में जब ये कोरोना फैलेगा तो ये कोरोना भ्रष्ट होगा, ये कोरोना एकदम तेजी से फैलेगा। इसका कारण उन्होंने क्या बताया कि भारत के अंदर इतने बेड नहीं है, इतने डॉक्टर नहीं है, भारत के अंदर लोग भीड़ में रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, महानगरों में लोगों की जो समझ है, लोगों की जो ट्रेनिंग है हेल्थ को लेकर, वो उतनी अच्छी नहीं है, लोग हाइजीन का उतना ध्यान नहीं रखते, लोग दस्ताने और मास्क पहनने में लापरवाह हैं। तो उन्होंने ये सोचा था कि भारत के अंदर जब ये महामारी फैलेगी तो लाशों के ढेर सड़क के आसपास लगे होंगे। आज हम देखते हैं तो भारत की स्थिति यूरोप के उन देशों के, USA, UK, जर्मनी, इटली के देशों के मुकाबले यदि हम डेथ रेट देखते हैं तो वो डेथ रेट बहुत कम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भारत में पतंजलि जैसी संस्थाएं हैं, पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी लगातार लगे हुए हैं कि आम व्यक्ति को कैसे गिलोय का काढ़ा पिलाया जाए। और भारत के अंदर
जो भारतीय लोगों के डीएनए के अंदर जो वो रसोई घर के मसालों में हल्दी से लेकर जो जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, उससे उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो भारत के अंदर वो नहीं हुआ जैसा कि विदेशों में और दूसरे लोग देखते थे, सोचते थे। लेकिन फिर भी भारत में कोरोना का उपचार, इस महामारी का उपचार आयुर्वेद के सिस्टम से करने की कोई अनुमति नहीं थी। तो बहुत आग्रह करने के बाद, बहुत कहने के बाद हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले हफ्ते आयुर्वेद के इलाज का प्रोटोकॉल जारी किया कि जिनको सिंपल सिम्टम्स हैं, जिनको इनिशियल स्टेज का कोरोना है और जिनको माइल्ड सिम्टम है, उनका इलाज आयुर्वेद से किया जा सकता है। तो आयुर्वेद और योग के लिए उन्होंने गाइडलाइंस जारी की। अब भारत के अंदर आयुर्वेद भारत की ट्रेडिशनल पद्धति है। आयुर्वेद की 1600 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, 2500 साल पुरानी महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी के जितने सूत्र हैं वो आज विज्ञान की कसौटी पर कसे जा रहे हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इम्यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे आयुर्वेद के अंदर इम्यूनिटी से संबंधित ओज, तेज, बल, शक्ति, कांति, पता नहीं कितने शब्द हैं। और आधुनिक विज्ञान तो इम्यूनिटी को या शरीर की ताकत को केवल भोजन से जोड़ता था। हमने तो भोजन से शरीर की ताकत को नहीं जोड़ा, बल्कि हमने तो इतना माइक्रो लेवल के ऊपर एनालिसिस किया है कि भोजन करना है तो भोजन कैसा करना है, कितना करना है, कैसे बैठकर करना है, कैसे चबा चबा कर खाना है, पानी कब पीना है, सुबह का क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, रात को क्या खाना है। मॉडर्न मेडिकल साइंस तो किसी भी खाने पीने की एक चीज को कैलोरी के रूप में देखता है, या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट देखता है, फैट देखता है, उसके अंदर प्रोटीन देखता है, उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट देखता है। लेकिन हमने तो उसकी प्रकृति को देखा है, वात, पित्त, कफ कौन सी प्रकृति है और किस समय खाया जाना चाहिए, किस ऋतु में खाया जाना चाहिए, उस माइक्रो लेवल के ऊपर रिसर्च करने का काम आयुर्वेद में हुआ है। और आयुर्वेद ऐसी पुरानी पद्धति है कि इस आयुर्वेद के ऊपर उस समय महर्षि सुश्रुत ने 125 प्रकार के सर्जरी के यंत्रों की चर्चा अपनी सुश्रुत संहिता में की है। नाक की राइनोप्लास्टी कैसे होती है, माथे से कैसे स्किन को लेकर नाक की प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं, यह चर्चा महर्षि सुश्रुत ने की है। सिजेरियन ऑपरेशन कैसे होता है, किडनी का ऑपरेशन कैसे होता है, यह चर्चा महर्षि सुश्रुत ने 2500 साल पहले की है। तो 2500 साल पुरानी वो पद्धति जिसको पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया आज उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। खुद यूएस से यूके की बात करें तो यूएस से यूके के अंदर आज कैंसर का ट्रीटमेंट आयुर्वेद से हो सकता है, इसके ऊपर 8500 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। तो भारत के अंदर जब कोरोना के इस प्रोटोकॉल को जारी किया गया, देखिए यूएस का हेल्थ डिपार्टमेंट, यूके का हेल्थ डिपार्टमेंट एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आपको कोरोना के सिम्टम से, कोरोना की इनसिक्योरिटी से, कोरोना के स्ट्रेस से, कोरोना के कारण होने वाली एंजाइटी से बचना है तो आप मेडिटेशन करें, आप योग करें। लेकिन भारत के अंदर यदि आयुर्वेद की बात की जाती है तो भारत के अंदर एक संस्था है, ये देखिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने जब ये कहा कि अश्वगंधा और आयुष का जो काढ़ा है, उस आयुष के काढ़े में वही है, गुड़ूची है, पीपली है, ऐसी जो चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, जो पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर ने यह कहा जो हमारा गिलोय तुलसी का, पीपली का काढ़ा है, ये और अश्वगंधा कोरोना को रोकने में कारगर है। अब हेल्थ मिनिस्टर ने कहा क्योंकि ये चीज भारतीयता से जुड़ती है, भारत की जड़ों से जुड़ती है, इस चीज से भारत के ऊपर यह मोहर लगती है कि भारत के ऊपर ज्ञान विज्ञान था। तो इस देश में एक ऐसी लॉबी है जो भारतीयता के नाम से चिढ़ती है, जो भारत के अंदर किसी प्रकार का ज्ञान विज्ञान रहा है इसके नाम से चिढ़ती है। तो हेल्थ मिनिस्टर ने यह बात कही, और हेल्थ मिनिस्टर ने यह बात कही, यह बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दी कि उनके मन में आया तो उन्होंने ये बात कह दी, बिना किसी रिसर्च के कह दी। जापान के एक इंस्टीट्यूट ने दिल्ली आईआईटी के साथ ये रिसर्च किया कि अश्वगंधा को जब कुछ दवाइयों के साथ मिलाकर लिया जाता है तो उस अश्वगंधा के कारण कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। जापान के इंस्टीट्यूट ने मोहर लगाई और बहुत से रिसर्च पेपर ऐसे आए। उसके बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा, और जब उन्होंने ये पाया कि ये गिलोय तुलसी, ये काढ़ा और ये अश्वगंधा कोरोना को रोकने में मददगार है, इसका सेल लाइन ट्रायल हो चुका है, इसका एनिमल ट्रायल हो चुका है, पतंजलि ने भी ट्रायल किया और दूसरी संस्थाओं ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया। बहुत से मेडिकल कॉलेज में जिन मरीजों के ग्रुप बनाए गए और जिन मरीजों को गिलोय का काढ़ा दिया गया, उन मरीजों में
कोरोना के किसी भी प्रकार के सिम्टम नहीं पाए गए और उनकी रिकवरी फास्ट हुई, उनके पास रिकवरी के बाद जो आफ्टर इफेक्ट आते हैं वो इफेक्ट कम आए, तो ये सोचने के बाद, पूरा प्रमाणित करने के बाद सरकार ने जब गाइडलाइन जारी की, तो आगे आपको जानकर दुख होगा कि अपने देश में एक संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संस्था किस काम आती है? वो डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन करती है, गाइडलाइन जारी करती है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, एलोपैथी के बारे में बातचीत करती है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंदर जितने पदाधिकारी हैं उसमें लॉर्ड मैकाले का वंशज कोई नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यूएस से, यूके से, यूरोप से आया हो। लेकिन इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तत्काल अपनी आपत्ति दर्ज करवाई और ये प्रेस नोट जारी किया, ये प्रेस रिलीज जारी किया कि भारत के अंदर वो हेल्थ, अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री से ये सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहे हैं, वो हिम्मत उठा रहे हैं कि वो कहते हैं कि आप बताइए कि आपने आयुर्वेद का प्रोटोकॉल क्यों जारी किया। इसके ऊपर उन्होंने विरोध किया। तो आप और हम जो देश से प्यार करते हैं उनको इस बात के लिए गहन आपत्ति होनी चाहिए कि ये देश और पूरी दुनिया आज आयुर्वेद को स्वीकार कर रही है, और ट्रायल करने के बाद हम इसका विरोध किस आधार के ऊपर कर सकते हैं। तो उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आयुर्वेद फायदेमंद है, दावे के ऊपर सवाल किया, और उन्होंने कहा कि आपने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि आपने योग आयुर्वेद से कोरोना के बचाव की बात कैसे की, हल्के लक्षण वालों में कैसे कामयाब है। वो कहते हैं कि कोई शोध है तो उसको बताइए। फिर कहते हैं कि एसोसिएशन ये पूछती है कि बताओ कितने मंत्रियों ने आयुर्वेद से अपना इलाज करवाया है, और वो कहते हैं कि यदि स्वास्थ्य मंत्री इसका जवाब नहीं देता है तो ये इसका मतलब मरीजों के साथ धोखा है। आपने बहुत से बिल देखे होंगे जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और एडमिट करने के बाद 8 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का बिल बना दिया गया। आज व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आईएमए से हम सवाल पूछ सकते हैं कि वो बताए कि उसने एलोपैथी की कितनी दवाइयां ऐसी शोर हैं जो ये कहते हैं कि इससे कोरोना का इलाज होता है। एलोपैथी में भी कोई कारगर दवा नहीं है, कोई प्रभावी दवा नहीं है। हमने इस एपिसोड के शुरू में बातचीत की थी कि एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर जिन्होंने एलोपैथी से ट्रीटमेंट करवाया, जब वो खुद अपनी जान नहीं बचा सके तो हम भी पूछ सकते हैं एक पूरे सिस्टम से विनम्रता के साथ, सम्मान करते हुए, कि जब आप अपने डॉक्टर की जान नहीं बचा पाए तो आप मरीजों के साथ धोखा नहीं करते क्या? तो भारत के अंदर यह विडंबना है कि जब आयुर्वेद की बात आती है तो उसका झूठा विरोध करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, लोग तैयार हो जाते हैं। तो आईएमए को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब उसके पास कोई प्रभावी मेडिसिन नहीं है, कोई चिकित्सा नहीं है, तो लाखों रुपए के बिल कैसे बनते हैं, किस प्रकार से, क्या इलाज होता है? और जब इलाज होता है तो एलोपैथी के डॉक्टर क्यों नहीं सरवाइव कर पा रहे? तो हम भी यह सवाल कर सकते हैं और हम आईएमए का पूरा सम्मान करते हुए ये कहते हैं कि यदि इस देश में आयुर्वेद के ऊपर कोई शोध हो रहा है, आयुर्वेद के ऊपर कोई काम हो रहा है और कोई संस्था, आयुर्वेद की सारी संस्थाएं और लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर उनको विरोध नहीं करना चाहिए। यदि आयुर्वेद बढ़ता है तो इससे मानवता का कल्याण होगा, इससे विश्व का कल्याण होगा। और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कोरोनिल जो पतंजलि ने बनाई है, उस कोरोनिल के अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, उस कोरोनिल के अंदर क्या क्या है, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा से लेकर, और कोरोनिल का जो ट्रायल किया गया है वो ट्रायल कैसे किया गया है। और अभी देखिए आज हम अपने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और हम उन लोगों की भी बातचीत करेंगे जिन्होंने कोरोनिल का प्रयोग करके, जिन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया है। कोरोनिल का प्रयोग करके जो मरीज, जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हुए हैं, उन लोगों से भी आपको मिलवाने वाले हैं। उन लोगों के आपको लाइव वीडियो जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए वैदिक चैनल से, लगातार देखते रहिए। वैदिक चैनल के ऊपर योग, दर्शन, उपनिषद के सारे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, सारे कार्यक्रम बताए जाते हैं। आप आस्था टीवी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आस्था टीवी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ये सारे कार्यक्रम, इससे पहले के भी सारे कार्यक्रम आप देख सकते हैं। और इन महामारियों से बचने के लिए आप रोज सुबह 5 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ योग कीजिए। 7:30 बजे आप इस आयुर्वेद के गहन ज्ञान को सिंपल भाषा में, साधारण और सरल भाषा में, आधुनिक युग के आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से आप 7:30 बजे आस्था टीवी के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। आयुर्वेद के बारे में संस्कार पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ 8 बजे इंडिया टीवी के ऊपर एक विशेष कार्यक्रम पूज्य स्वामी जी महाराज लेकर आते हैं आपके घर में। किसी को सर्वाइकल है, किसी की किडनी में दिक्कत है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को दमा, अस्थमा है, किसी की कमर में दर्द है, तो उन सारी बीमारियों का
एक कैप्सूल कोर्स के रूप में क्या योग करें, क्या खान पान करें, उनके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज रोज इंडिया टीवी के ऊपर बताते हैं। तो आप इंडिया टीवी के ऊपर रोज 8 बजे आप देख सकते हैं और पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको घर बैठे आयुर्वेद की सारी जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।